कक्षा 9th में समकालीन भारत और विश्व सामाजिक विज्ञान की किताब, उसमें हम पहला पाठ पढ़ रहे हैं जिसका नाम है फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति में हमने अभी तक जो पिछले वीडियो हुए हैं उस पिछले वीडियो में हमने देखा था कि 5 मई 1789 को जो लुई 16वां था वो नए करों के प्रस्ताव हेतु एक बैठक बुलाता है नेशनल असेंबली की। तीसरा वर्ग जो था उसने उसमें विरोध कर दिया था और बैठक छोड़कर बाहर चला गया था। अब इससे आगे हम इस वीडियो में पढ़ते हैं। तीसरे वर्ग के जो प्रतिनिधि थे वो खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी जो राष्ट्र था, जो फ्रांस देश था, उसका प्रवक्ता मानते थे। तीसरे वर्ग के लोग, पहले और दूसरे के अलावा तीसरा वर्ग था उसमें 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हो गए। 5 मई 1789 को ये बैठक छोड़ के बाहर आ गए थे और 20 जून को यानी लगभग 30-35 दिन बाद ये जो वर्साई का इंडोर टेनिस कोर्ट था वहाँ पर जमा हो जाते हैं। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर लिया, यानी राजा की नेशनल असेंबली से अलग तीसरे वर्ग के जो लोग थे उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर देते हैं वो, और शपथ लेते हैं कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। यानी राजा को पद से हटाना है, राजा की शक्तियों को कम करना है। हटाना तो नहीं चाहते थे लेकिन शक्तियों को कम करना चाहते थे, उसकी शक्तियों पर अंकुश लगाना चाहते थे। इसी चीज़ में, इसी घटनाक्रम में जो उनका नेतृत्व कर रहे थे मिराबियो और आबेसिये, ये 2 व्यक्ति थे, ये दोनों के दोनों उनका नेतृत्व कर रहे थे। मिराबियो जो था उसका जन्म कुलीन परिवार में हुआ था लेकिन वह सामंती विशेषाधिकारों के खिलाफ था। ये देखने की बड़ी बात है कि मिराबियो दूसरे वर्ग से संबंधित था लेकिन जो सामंती विशेषाधिकार थे दूसरे वर्ग को मिले हुए उनके खिलाफ था वो। इसी प्रकार आबेसिये जो था वो पादरी वर्ग से था, यानी प्रथम वर्ग से था। उसने तीसरा वर्ग क्या है शीर्षक से एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका जिसका नाम पंफलेट था वो लिखी थी। ये भी इस पादरी को मिले हुए विशेषाधिकारों के खिलाफ था। इसी घटनाक्रम में जो क्रांति बढ़ती है आगे, तो क्रांति की शुरुआत होती है शहरों से। तो शहरी क्षेत्र में किस प्रकार से क्रांति प्रारंभ होती है, क्या घटनाक्रम होता है, उसको देखते हैं अपन। जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई थी और पाव रोटी की कीमतें आसमान छू रही थी। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया था। गुस्साई भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तिल का जो दुर्ग था उस पर दावा बोलकर उसे नेस्ता नाबूद कर दिया। ये 14 जुलाई वाली घटना अपन जब लेसन स्टार्ट किया था पहला वीडियो उसमें पढ़ चुके हैं। शुरू में 14 जुलाई 1789 की घटना पढ़ते हैं कि बास्तिल के दुर्ग पे हमला बोला। वो घटनाक्रम क्यों हुआ था उसके बारे में पढ़ रहे हैं कि क्रांति की शुरुआत क्यों होती है, प्रारंभ क्यों होता है, क्रांति क्यों होती है फ्रांस में। तो सम्राट ने जो तीसरा वर्ग था उसके डर के मारे सेना को पेरिस में घुसने का आदेश दे दिया, जिससे उस समय के तीसरे वर्ग से संबंधित लोग और अन्य जो लोग थे वो गुस्सा आ जाते हैं। तो उन्होंने बास्तिल के दुर्ग पर हमला बोल दिया और उसको नेस्ता नाबूद कर दिया। आगे बढ़ते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में पेरिस में तो इस प्रकार की होती है जैसे बास्तिल के दुर्ग वाली घटना होती है, इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं तो देहाती इलाकों में गांव-गांव यह अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लुटेरों के गिरोह बुला लिए हैं जो पकी फसल को तबाह करने निकल पड़े हैं। यानी गांव इलाकों में ये फैल गई अफवाह कि जो जागीर थे, जो ज़मीन के मालिक लोग थे, उन्होंने कुछ लठेतों को और लुटेरों को बुला लिया है ताकि वो किसानों की जो पकी फसल है उसको तबाह करेंगे, उसको लूटेंगे। ये अफवाह फैलने से ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग थे वो किसान जो थे वो किसानों ने कुदालों और बेलचों से ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिया। जो जागीरदारों के किले बने हुए थे उन पे कुदालों से और बेलचों से आक्रमण कर दिया
किसानों ने अन्न भंडारों को लूट लिया तथा लगान संबंधी दस्तावेजों को जलाकर राख कर दिया। कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए। यानी कुलीनों को ज़्यादातर अधिकार था, पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग का ही कृषि भूमि पर और ज़मीनों पर अधिकार था। वो ही किसानों को भाड़े पे लेके और खेती करवाते थे। तो ये जब घटनाक्रम होता है ग्रामीण क्षेत्रों में अन्न भंडारों को लूटना और दस्तावेजों को जलाना, तो वो कुलीन वर्ग जो थे वो वहाँ से ग्रामीण क्षेत्रों से जगह छोड़ के भाग लिए और दूसरे देशों में जाके उन्होंने शरण ली, ऐसा इतिहास में आता है। अब इतने बड़े घटनाक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में जब हो जाता है तो लुई सोलह स्वीकार कर लेता है कि अब अपने आप की जो शक्तियाँ स्वयं की उनको कुछ कम करना पड़ेगा। तो लुई सोलह की जो स्वीकारिता थी वो किस प्रकार की थी ये अपन देखते हैं। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई सोलह ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और यह भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश रहेगा। यानी लुई सोलह ने जो तीसरे वर्ग की जो नेशनल असेंबली बनी थी उसको मान्यता भी दे दी, उसको अपने आप को संविधान के दायरे में लाके अपने आप शक्तियों को कम करने का प्रावधान भी मान लिया। इस प्रकार 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्य और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया। पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेष अधिकारों को छोड़ देने के लिए विवश किया गया। ये सब चीज़ें अब तीसरे वर्ग के समर्थन में सही हो रही है और धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि भी जब्त कर ली गई। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिब्रे उस समय की फ्रांस की मुद्रा थी, संपत्ति सरकार के हाथ से चली गई। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है समझ में आया होगा। धन्यवाद।